गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं प्रीति आप सभी के समक्ष व्याकरण का पाठ अव्यय या अविकारी शब्द लेकर प्रस्तुत हूँ। बच्चों, आपने शब्द विचार में पढ़ा था कि विकार के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। और विकारी शब्दों के बारे में तो आप पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं। तो आइए अब हम अविकारी शब्दों के बारे में जानते हैं। बच्चों, अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता। इन्हें हम अव्यय भी कहते हैं। अर्थात अविकारी शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ये शब्द सदा एक जैसे ही रहते हैं, किसी भी परिस्थिति में इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कल, आगे, पीछे, कभी कभी, और, क्योंकि, अचानक इत्यादि। अब ये शब्द अगर वर्तमान काल में प्रयोग किए जाएं या भूतकाल में या भविष्य काल में, या इनका प्रयोग हम स्त्रीलिंग के लिए करें या पुल्लिंग के लिए या एक वचन या बहुवचन, हर परिस्थिति में ये शब्द एक जैसे ही रहते हैं। अव्यय शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक शब्द, चौथा विस्मयादि बोधक और पांचवा निपात। बच्चों, अव्यय का पहला भेद है क्रिया विशेषण। अब यहाँ पर आप 2 चित्र देख रहे हैं। पहला जो चित्र है वो वर्षा का है और दूसरा चित्र एक उद्यान का है जिसमें बच्चे खेल रहे हैं। वाक्य देखिए, पहला वाक्य लिखा है अचानक वर्षा होने लगी और दूसरा वाक्य है बच्चे शाम को खेलने जाते हैं। अब इन दोनों ही चित्रों में जो रंगीन शब्द है अचानक और शाम को, तो ये दोनों ही शब्द जो है वो हमें क्रिया की विशेषता बता रहे हैं कि जो क्रिया हो रही है वो कहाँ हो रही है और कैसे हो रही है। वर्षा होने लगी, कैसे होने लगी? अचानक से। और बच्चे खेल रहे हैं या बच्चे खेलने जाते हैं, कब खेलने जाते हैं? शाम को। तो जो शब्द हमें क्रिया के होने की रीति, समय, स्थान या दिशा आदि के बारे में कोई विशेष सूचना देते हैं तो वे क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। बच्चों, क्रिया विशेषण के 4 भेद माने गए हैं। पहला रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा कालवाचक क्रिया विशेषण और चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया के होने के ढंग, तरीके या रीति के विषय में हमें बताएं। उदाहरण देखिए, जैसे कि गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, या दूसरा वाक्य देखिए बच्चा मज़े से खेल रहा है। अब यहाँ पर जो रंगीन शब्द हैं धीरे धीरे और मज़े से, तो ये क्रिया के होने का ढंग बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं कि क्रिया कैसे हो रही है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्दों की पहचान हम कैसे का प्रश्न बनाकर आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि गाड़ी कैसे चल रही है, आंसर क्या आएगा? धीरे धीरे। बच्चा कैसे खेल रहा है, उत्तर क्या आएगा? मज़े से। तो इस प्रकार कैसे लगाकर प्रश्न पूछने से रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान आसानी से कर सकते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के कुछ अन्य शब्द भी हैं, जैसे मेहनत से, परिश्रम पूर्वक, सावधानी पूर्वक, आहिस्ता आहिस्ता या धुआंधार, चुपके से, तेज, अचानक। धुआंधार वर्षा हो रही है, वर्षा कैसे हो रही है? धुआंधार। या कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलकर आ गया, आहिस्ता आहिस्ता अर्थात धीरे धीरे चलकर आ गया। कैसे चलकर आ गया? आहिस्ता आहिस्ता। तो कैसे का प्रश्न लगाकर हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान कर सकते हैं। अगला भेद देखिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, अर्थात जो शब्द क्रिया के स्थान या दिशा के बारे में सूचना दे वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, माधव भीतर बैठा है। दूसरा वाक्य, वहाँ बहुत अंधेरा है। अब यहाँ पर जो रंगीन शब्द है भीतर और वहाँ, ये दोनों शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं, अर्थात क्रिया के होने का स्थान बता रहे हैं। और हम इन शब्दों की पहचान कहाँ या लगाकर प्रश्न पूछने से कर सकते हैं कि क्रिया जो हो रही है वो कहाँ हो रही है। कि माधव कहाँ बैठा है? भीतर। कहाँ बहुत अंधेरा है?
वहाँ। तो कहाँ का प्रश्न करके हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान कर सकते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत और भी कई शब्द आते हैं, जैसे अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, आमने सामने, पीछे, यहाँ वहाँ, दूर, चारों तरफ इत्यादि। अगला भेद देखिए, कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जिन शब्दों से हमें क्रिया के होने के समय से संबंधित सूचना मिले वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे शीला दिन भर खेलती रहती है, या हम अक्सर सैर करने जाते हैं। अब प्रश्न अगर हम बनाएं तो कब लगाकर हम प्रश्न करके आसानी से कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान कर सकते हैं कि शीला कब खेलती रहती है, दिन भर। हम कब सैर करने जाते हैं, अक्सर। तो ये अक्सर और दिन भर शब्द जो है वो कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। और भी बहुत से कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं, जैसे कि रोज़, बार बार, आज, कल, परसों, अगले दिन, पिछले साल, कब, जब इत्यादि। अब क्रिया विशेषण का चौथा भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अर्थात जिन शब्दों से क्रिया की मात्रा या परिमाण अर्थात माप तौल आदि की जानकारी मिले वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, लड़के बहुत शोर कर रहे हैं, या अधिक मत सोचो। अब इसमें जो रंगीन शब्द है बहुत शोर और अधिक, ये दोनों ही शब्द क्या हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि ये क्रिया के होने की मात्रा के विषय में सूचना दे रहे हैं। अब इनकी पहचान हम कितना लगाकर प्रश्न करने से कर सकते हैं कि कितना मत सोचो, अधिक, या लड़के कितना शोर कर रहे हैं, बहुत। इसी प्रकार परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत भी कुछ और शब्द आते हैं, जैसे कम, ज़्यादा, कुछ, ज़रा, इतना, उतना इत्यादि। तो इस प्रकार क्रिया विशेषण के भी 4 भेद माने गए हैं। विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि हम वाक्यों में विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर नहीं जान पाते कि इनमें कौन सा शब्द जो है वो विशेषण है और कौन सा शब्द क्रिया विशेषण। तो इसकी पहचान के लिए हमें इनकी परिभाषा पर ध्यान देना होगा। और विशेषण की परिभाषा क्या कहती है कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए, और क्रिया विशेषण की परिभाषा हमें बताती है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए। उदाहरण देखिए, उसने कम खाना खाया। अब इस वाक्य में जो विशेषण है वो क्या है, कम, और ये किसकी विशेषता बता रहा है, खाना की, कि कम खाना खाया। और खाना शब्द क्या है, एक संज्ञा शब्द है। इसी प्रकार अगला वाक्य देखिए, उसने कम खाया। अब यहाँ पे जो कम शब्द है वो जस्ट क्रिया के पहले आया है, और कितना खाया, अर्थात कम शब्द जो है वो क्रिया की विशेषता बता रहा है कि कितना खाया, और आंसर क्या है, कम। तो इस प्रकार जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण कहलाएगा। बच्चों, अव्यय शब्दों का अगला भेद है संबंध बोधक शब्द। संबंध बोधक शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, संबंध प्लस बोधक, अर्थात संबंध का ज्ञान कराने वाला। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से बताए वे संबंध बोधक कहलाते हैं। अब संबंध बोधक अवयव का प्रयोग हम कई रूप में करते हैं, जैसे काल सूचक के रूप में, स्थान सूचक, दिशा सूचक, समानता सूचक या विरोध सूचक के रूप में। आइए उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। पहला उदाहरण देखिए, राम शाम के बाद आया। अब यहाँ पे जो रंगीन शब्द है के बाद, तो ये जो संबंध बोधक शब्द जो हैं वो राम शाम, इन 2 संज्ञा शब्दों के बीच में क्या संबंध है उसके विषय में हमें सूचना दे रहा है। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए, पहाड़ के नीचे समतल भूमि है। अब यहाँ पर के नीचे जो शब्द है वो स्थान सूचक है। किसके नीचे समतल भूमि है, पहाड़ के नीचे। इसी प्रकार अगला देखिए, उस मंदिर के सामने मेरा घर है। अब यहाँ पर के सामने जो शब्द है वो हमें दिशा के विषय में बता रहा है
कि उस मंदिर के सामने मेरा घर है। इसी प्रकार राम श्याम की तरह सुंदर है। अब इस वाक्य में भी संज्ञा शब्दों के बीच में संबंध बताया जा रहा है कि राम श्याम की तरह सुंदर है, और ये समानता सूचक के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया है कि राम श्याम की तरह सुंदर है। तो की तरह शब्द जो है वो समानता सूचक के रूप में प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए, चीन ने पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध छेड़ा। अब यहाँ पर के विरुद्ध जो शब्द है वो विरोध सूचक के रूप में आया है कि चीन ने पाकिस्तान के किसके विरुद्ध युद्ध छेड़ा? पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध छेड़ा। तो इस प्रकार जो शब्द वाक्य में आए अन्य संज्ञा या सर्वनाम से उसका संबंध बताए तो वे संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर। बच्चों, ऐसे कई शब्द हैं जिनका प्रयोग संबंध बोधक और क्रिया विशेषण के रूप में होता है। यदि ये शब्द क्रिया की विशेषता बताएं, अर्थात कब, क्यों, कहाँ और कैसे, कितना के बारे में बताएं, तो ये क्रिया विशेषण होते हैं। और यदि ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से बताएं तो वे संबंध बोधक होते हैं। उदाहरण देखिए, कौवा पेड़ के ऊपर बैठा है। अब यहाँ पर जो है वो संबंध बोधक है, के ऊपर जो शब्द है वो संबंध बोधक है, क्योंकि ये कौवा और पेड़ जो दोनों संज्ञा शब्द हैं, इन दोनों के बीच में संबंध बता रहा है। और दूसरा उदाहरण देखिए, राधा ऊपर बैठी है। यहाँ पर ऊपर शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, अर्थात ये क्रिया के होने के स्थान की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर ऊपर शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है। तो इस प्रकार हम थोड़ा सा अगर परिभाषा पर ध्यान देंगे तो संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में भी आसानी से अंतर को समझ सकेंगे। बच्चों, अव्यय शब्दों के अगले भेद हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक आज के इस पाठ में जो भी सिखाया गया है उसे समझने का और अभ्यास करने का प्रयास करें।